तो चलिए सीधे डाइव करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की पहली और सबसे वाइल्ड एडवेंचर कहानियों में से एक में, थॉमस नैशे की द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर की दुनिया में। हम इस पूरी उथल-पुथल भरी कहानी को एक ट्रैवलॉग की तरह देखने वाले हैं और हम फॉलो करेंगे इसके हीरो जैक विल्टन की खतरनाक यात्रा को, जो 16वीं सदी के यूरोप के लिए किसी सर्वाइवल गाइड से कम नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कहानी है किस तरह की। ये है एक पिकरेस्क नॉवल। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कहानी का हीरो कोई राजा महाराजा या कोई महान योद्धा नहीं, बल्कि एक पिकरो है। मतलब एक चालाक लो क्लास सर्वाइवर जो अपनी सूझबूझ से एक करप्ट सोसाइटी में जीता है। और हमारा पिकरो कौन है? जैक विल्टन। तो ये है हमारा आज का आइटिनरी। हम देखेंगे कि कैसे जैक इंग्लैंड के एक शरारती सैनिक से लेकर यूरोप का एक सीजन्ड और शायद फॉर्चुनेट सर्वाइवर बनता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है किंग हेनरी 8 के मिलिट्री कैंप से, जहां हम अपने प्रोटैगनिस्ट जैक विल्टन से मिलते हैं। तो ये जैक विल्टन है कौन? देखिए, ये कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर तो बिल्कुल नहीं है। ये एक चालाक ट्रिकस्टर है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सिस्टम को मैनिपुलेट करता है। और यही जो उसकी क्लेवर सर्वाइवल वाली स्पिरिट है ना, यही उसकी पूरी जर्नी की टोन सेट करने वाली है। ऑलराइट, अब जैक इंग्लैंड छोड़कर निकल पड़ा है कॉन्टिनेंट की तरफ। देखते हैं जर्मनी में उसे क्या सबक मिलते हैं। जर्मनी में घुसते ही जैक एक बहुत ही भयानक चीज देखता है, एनाबैप्टिस्ट्स का नरसंहार। ये एक रैडिकल प्रोटेस्टेंट ग्रुप था और उनकी इस क्रूर हत्या को दिखाकर लेखक थॉमस नैशे उस जमाने के रिलीजियस फैनेटिसिज्म, मतलब धार्मिक कट्टरता और पाखंड पर एक जबरदस्त कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैक की जर्नी में सिर्फ वायलेंस और खून खराबाई है। नहीं, ये एक तरह से 16वीं सदी के यूरोप का ग्रैंड टूर भी है, जहां वो उस टाइम के कुछ ग्रेटेस्ट माइंड्स जैसे एरास्मस और सर थॉमस मोर से मिलता है। अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। सफर पहुंचता है इटली और यहां स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। ये वो जगह है जो जैक के विट और मॉरल्स दोनों को टेस्ट करने वाली है। तो इटली के खतरों से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? जैक और उसका नया कंपेनियन द अर्ल ऑफ सरे अपनी आइडेंटिटीज ही स्वैप कर लेते हैं। बाय द वे, ये आइडेंटिटी स्वैप उस जमाने का एक बहुत पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस था। शेक्सपियर के प्लेज में भी खूब देखने को मिलता था। और जैसे ही वो इस धोखे की दुनिया में एंटर करते हैं, वो सीखते हैं इटालियनेट विट, मतलब चालाक और ऑपर्चुनिस्टिक होने की आर्ट। जैक खुद कहता है कि ये जो सर्वाइवल स्किल है ना, ये उन्हें इटली ने ही सिखाई है। और फिर जेल में जैक की मुलाकात होती है डियामांटे से। अब डियामांटे सिर्फ उसकी रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, वो क्राइम और सर्वाइवल दोनों में उसकी पार्टनर इन क्राइम, एक बराबर की साथी बनती है। यहां पर नैश एक और ब्रिलियंट चीज करते हैं। वो अर्ल ऑफ सरी का इस्तेमाल करके पेट्रार्कन लव पोएट्री का मजाक उड़ाते हैं। ये उस टाइम का एक लिटरेरी ट्रेंड था, जिसमें पोएट्स अपनी प्रेमिका के लिए बहुत ही एग्जैजरेटेड, मतलब ओवर द टॉप इमोशनल कविताएं लिखते थे। नैश अपने सटायर से इसी को एक्सपोज कर रहे हैं। अब जैक और डियामांटे पहुंचते हैं रोम, और यहां से कहानी एक बहुत ही डार्क, बहुत ही सीरियस मोड़ लेती है। रोम में जैक को दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ तो है क्लासिकल रूइंस और खूबसूरत गार्डन्स, और दूसरी तरफ है प्लेग और क्राइम की भयानक रियलिटी। ये कॉन्ट्रास्ट सिर्फ शहर का नहीं है, ये जैक के खुद के मॉरल डाउनफॉल को भी दिखाता है। और फिर आता है नॉवेल का शायद सबसे डिस्टर्बिंग सीन। जैक छिपकर एक भयानक क्राइम होते हुए देखता है, हेराक्लस का रेप और उसकी सुसाइड। ये मोमेंट जैक के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, वो पॉइंट जहां उसकी बची खुची इनोसेंस भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब होता यह है कि इस क्राइम का इल्जाम जैक पर ही लग जाता है। उसे बचाता है एक निर्वासित अंग्रेज अर्ल, जो उसे यूरोपियन ट्रैवल के खतरों के बारे में ये वार्निंग देता है। और ये एडवाइस ये उपन्यास की एक सेंट्रल थीम को हाईलाइट करती है कि ट्रैवल आपको बना भी सकता है और मॉरली आपको बर्बाद भी कर सकता है। और अब कहानी अपने वायलेंट क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यहां एक फाइनल हिसाब किताब होता है, जिसके बाद जैक उस देश से भागने पर मजबूर हो जाता है जिसने उसे अच्छा और बुरा सब कुछ सिखाया। बुलोग्ना में जैक एक पब्लिक एग्जीक्यूशन देखता है, कटवुल्फ का। कटवुल्फ अपने रिवेंज को ग्लोरी ऑफ आर्म्स और वैलर कहता है, लेकिन नाशे यहां दिखा रहे हैं कि रिवेंज असल में एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो आखिर में बदला लेने वाले को ही खत्म कर देती है। वायलेंस के इस फाइनल ब्रूटल एक्ट के बाद जैक और डियामांटे के लिए इट्स इनफ, मतलब
बस बहुत हो गया। वो इटली के सॉडम से भागकर वापस उसी इंग्लिश कैंप में लौट आते हैं जहां से पूरी कहानी शुरू हुई थी। तो आखिर में ये किताब सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी से कहीं ज्यादा है। इसका जो एपिसोडिक स्ट्रक्चर है, इसकी रियलिस्टिक डिटेल्स और इसका रोगिश हीरो, इन सब ने मिलकर इंग्लिश नॉवेल के फ्यूचर को शेप करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 16वीं सदी के यूरोप के इतने हॉरर्स देखने के बाद क्या जैक विल्टन सच में फॉर्चुनेट है, या वो अपनी जर्नी के अनुभवों से हमेशा के लिए बदल चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये नॉवेल हम पर छोड़ देता।